जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हाल हैं आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से और उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा जो लास्ट प्रीवियस लेसन था उसमें और इस लेसन में थोड़ा सा गैप आ गया है, तो हल्का फुल्का सा हम प्रीवियस लेसन अपना रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था और हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, रिएक्टेंट को किस साइड पे लिखा जाता है और प्रोडक्ट को कहाँ लिखा जाता है, इसको बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो और जो हम किसी भी इसके आगे कंपाउंड के आगे जो नंबर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, और वो नंबर जो है वो उस कंपाउंड के अंदर सारे एटम्स के साथ होता है, ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन हमने कर ली थी और एक टेस्ट योर सेल्फ करना था आप लोगों ने, और आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। एक आध स्टूडेंट्स ने तो मुझे मेल कर दी थी और दिखा दिया था करके, और मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है कि अगर थोड़ा सा एक्टिव रहें तो मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। क्योंकि देखें, अब जो मेरे फ्रंट फेस पे बैठे हुए होते हैं स्टूडेंट्स, जो मेरे पास पढ़ रहे होते हैं, उनको पढ़ाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि आप उनके फेस एक्सप्रेशंस को देख के समझ जाते हैं कि उनको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। और साथ साथ जो है जितना जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स एक्सक्यूज़ मी, तो आंसर्स वगैरह सब हम दे देते हैं। मगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि अब चूँकि फ़ेस टू फ़ेस नहीं है, तो जो है वो समझ नहीं आ रहा होता कि किसको समझ में आ रहा है और किसको नहीं आ रहा। और सेकेंडली जो चीज़ है वो जितना ज़्यादा आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स होता है, जब लेसन पढ़ने के बाद जब मुझे टेस्ट योर सेल्फ का या कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि जो है कंसंट्रेशन के साथ जो है वो लेसन सुना गया। मगर ऐसे बहुत फ़्यू स्टूडेंट्स हैं, अफ़सोस इस बात का है कि अगर 15 है तो 15 में से जो है सिर्फ 6-7 इस तरह से कर रहे होते हैं और मेजॉरिटी जो होती है वो खामोश रहती है। तो थोड़ा सा देखें, मैं तो पढ़ा दूँगी, मगर अगर आप एक्टिव रहेंगे तो इसमें ये होगा ना कि आप लोगों का फ़ायदा है। पेपर तो आपने देना है, मुझे तो नहीं देना ना। तो फिर थोड़ा सा एक्टिव रहें और हर बात को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ सुनें। अच्छा, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल को हम डिस्कस यूँ कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ वर्बली, फिर हम इसको रीड करेंगे कि जब किसी भी एटम के मास को या मॉलिक्यूल के मास को या फार्मूला मास के मास को जब हम ग्राम में जो है वो एक्सप्रेस करेंगे, इसका यूनिट ग्राम में होगा, तो हम वो कहेंगे कि वो 1 मोल है, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अगर एक एटम लेते हैं तो उसका एटॉमिक मास जो होता है 16 होता है, ठीक है, 16 AMU। अब जब हम 16 AMU को एक्सप्रेस करेंगे इन ग्राम्स, तो हम कहेंगे 16 ग्राम्स। तो ये अगर कोई कहता है कि 1 मोल ऑक्सीजन कितना होता है, तो हम कहेंगे 16 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, O नहीं है, O2 है। तो अब यहाँ पे कितना मोल होगा ऑक्सीजन का, तो हम कहेंगे कि जो ऑक्सीजन का एक्चुअल जो वेट है यानी कि एटॉमिक मास है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 हो जाएगा। तो अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने मोल होंगे, 1 मोल कितना होगा, तो अब ये 16 नहीं होगा, अब 32 होगा, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का सा थोड़ा वर्बली एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इसी तरीके से एवोगैड्रोस नंबर जो होता है, एवोगैड्रोस नंबर ये आपको याद करना पड़ेगा, 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ होगा, ये एवोगैड्रोस नंबर होता है। और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये क्या चीज़ है। एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि ये अगर एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, और ऐसे ही फार्मूला मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ग्राम फार्मूला मास हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हम रीड करते हैं, as we have discussed before that all substances are made up of atoms, molecules और फार्मूला यूनिट्स, ठीक है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, वो यानी तो एटम से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से या फिर फार्मूला यूनिट से। सब्सटेंसेस हम पहले पढ़ चुके हैं, सब्सटेंसेस वगैरह सब चीज़ें, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे दोबारा से
उसको समझाना है, ठीक है। तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सब एटम से बने हैं, मॉलिक्यूल से या फिर फॉर्मूला यूनिट से। द मास ऑफ एटम इज़ एटॉमिक मास। किसी भी एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। और मास ऑफ मॉलिक्यूल इज़ मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एंड मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज़ फॉर्मूला मास। और किसी भी फॉर्मूला यूनिट के मास को हम फॉर्मूला मास कहते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन AMU। हम यूजुअली इन सब के मासेस को AMU के साथ लिख रहे होते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट। मगर व्हेन दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब हम इसको AMU के साथ नहीं एक्सप्रेस करेंगे बल्कि ग्राम्स के साथ एक्सप्रेस करेंगे, तो दे आर टर्म्ड एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, the atomic mass of an element expressed in grams is called gram atomic mass. It is also called 1 mole. ठीक है। अब देखें, अब हमने एटॉमिक मास को ग्राम में जब एक्सप्रेस किया तो वो ग्राम एटॉमिक मास भी कहलाएगा, और साथ साथ वो यानी कि जिस एटम का आपने मास ग्राम में हमने शो किया, एक्सप्रेस किया है, तो वो मास जो होगा 1 मोल कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम जो होता है ऑक्सीजन का, उसका मास कितना है, 16 ग्राम्स है, ठीक है। अब हमने देखें ऑक्सीजन के मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस किया ना, तो हम अगर कोई पूछता है कि बताएं ऑक्सीजन एटम में कितने मोल्स होते हैं, ठीक है, एक मतलब ऑक्सीजन एटम में कितने मोल्स होते हैं, हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होता है वो 16 ग्राम होता है। अब यहाँ पे कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम का जो मास होता है वो 12 होता है। जब हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई एक कार्बन एटम के अंदर कितने मोल्स होते हैं, तो हम कहेंगे एक कार्बन एटम्स के अंदर 12 ग्राम्स मोल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 1 मोल इसका 12 ग्राम होता है। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, इसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो गया, 14 ग्राम। इट मीन्स कि 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैज़ डिफरेंट मासेस। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो खैर एक नोन बात है, मगर फिर बहरहाल उन्होंने लिख दी है कि ज़ाहिर बात है डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनके डिफरेंट मासेस होंगे, क्योंकि उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। तो हमें पता चला कि डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, तो इट मीन्स 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैज़ डिफरेंट मासेस। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका जो 1 ग्राम होगा उसके डिफरेंट मासेस होंगे, यानी अलग अलग मास होंगे, ठीक है। एक नोन बात है, कोई ऐसी बात नहीं थी कि इसको समझा जाए, मगर बहरहाल मैंने इसको समझा दिया। नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं किसमें, ग्राम में, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल, ठीक है। अब हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया था, मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। अब किसी भी मॉलिक्यूल के मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाने के साथ साथ ये भी कहेंगे कि 1 मोल है इस मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब जैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, उसको हम इस तरह से लिखते हैं O2 से, जैसे लिखा हुआ है ना। तो अब ये मॉलिक्यूल बन गया, एटम नहीं है। एटम अगर होता तो खाली O होता। अब O2 का मतलब ये मॉलिक्यूल हो गया है। अब देखें 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है उसके अंदर कितने मोल्स होंगे, तो जो आपका O2 का जो मास बनेगा मॉलिक्यूलर मास वही 1 मोल बनेगा। अब जैसे O का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है ना, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 आ जाएगा। तो 32 ग्राम जो है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास होता है, ठीक है। और इसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ है यहाँ पे। वाटर के जो एटॉमिक मास होता है 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये 18 हो गया। अब जब हम 18 को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। और एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो हम कहेंगे कि जो एक मॉलिक्यूल है उसमें एक मोल जो होगा वो 18 ग्राम के बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल C2H5OH। अब देखो यहाँ पे ना इथेनॉल क्या चीज़ होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे, मगर हल्का सा मैं बता दूं कि हमारे पास
अल्केन फैमिली होती है, एक अल्कीन होती है, एक अल्काइन होती है, ठीक है। तो अल्केन फैमिली में हमारे पास पहले मीथेन होता है, मीथ यानी 1 कार्बन, फिर ईथेन होता है, ईथ यानी 2 कार्बन्स। इसी तरीके से पूरा चलता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डीकेन। और आखिर में जो ANE है ना, एन, ये अल्केन ग्रुप का है एन, और इसका मतलब होता है कि इसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। अब देखें, ये तो C2H5 है ना, 2 कार्बन है, तो ये इथेन बना। अब इथेन तो है ही है, मगर जिसमें OH है ना, फंक्शनल ग्रुप OH, इसको हम एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। तो जब एल्कोहलिक ग्रुप इसमें ऐड हो गया ना इथेन में, तो ये इथेनॉल बन गया, ठीक है। अल्कोहल का ऑल हमने ले लिया, इथेनॉल बन गया। आगे मैं पूरा समझाऊंगी, ये तो मैंने हल्का फुल्का सा एक मैंने कहा थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का इंट्रो भी देती रहो, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको बिल्कुल डिफरेंट ना लगे, थोड़ी सी ऐसा लगे कि फेमिलियर हैं इस चीज़ से ना आप। तो इथेनॉल का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर इसका मास है वो है 46, एटॉमिक नहीं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कैसे 46 है, देखें, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास। जब हम यहाँ पे C2 है, तो C को यानी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो गया। H का 1 होता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 5, 24 प्लस 5 कर देंगे। O 16 ऐड करेंगे, H का 1, तो ये 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। बल्कि ऐसा करें कि C2H5 की जगह H6 ले लें, क्योंकि एक H5 ये और एक H एंड में है ना, तो ये 6 हाइड्रोजन के एटम ले लें, प्लस 16 ऐड करें तो 46 बनता है। अब 46 इसका मॉलिक्यूलर मास था, इसको हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड किया, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि इथेनॉल, मतलब एक मॉलिक्यूल इथेनॉल के अंदर जो 1 मोल ऑफ इथेनॉल है वो कितने के इक्विवेलेंट होता है, तो हम उसका जो हमने वेट निकाला है, जो मास निकाला है, वो हम बता देंगे कि 46 ग्राम इसका 1 मोल होता है इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज है, थोड़ा सा शॉर्ट कर ले ताकि पेज पूरा समझ में आ जाए कि कितना बड़ा है, ठीक है। अब ये हमारे पास ग्राम फार्मूला मास है। द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल। अब देखिए, आयोनिक कंपाउंड का मतलब कि यहाँ पे ये केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। तो एक आयोनिक कंपाउंड बना, उसका फार्मूला मास जो है, जब हम उसको मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में, तो ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा, और हम उसको कहेंगे वो 1 मोल है, ठीक है। अगर जैसे कोई हमसे पूछता है कि 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl, यहाँ पे मास भी लिख लें, 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl, फार्मूला ऑफ NaCl नहीं, ठीक है। 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास, एंड क्लोरीन का 35.5, दोनों का हमने प्लस किया तो 38.5 आ गया, ठीक है। अब 38.5 में कोई जब हम एक्सप्रेस करेंगे इन ग्राम्स, तो ये हो गया ग्राम फार्मूला मास। अगर हमसे कोई कहता है कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर किसके इक्विवेलेंट होते हैं, तो हम कहेंगे कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड का 58.5 होता है, ठीक है। इसी तरीके से ग्राम फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, Ca कैल्शियम का सिंबल है, C कार्बन का, O ऑक्सीजन का, ठीक है। और CO3 को कंबाइनली हम कार्बोनेट बोलते हैं। तो कार्बोनेट और कैल्शियम मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम का होता है 40 एटॉमिक मास, ठीक है। और कार्बन का जो होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो अब हमारे पास जो है 100 ग्राम आ गया। अब ग्राम में जब उसको एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसको कहेंगे ग्राम फार्मूला मास है, ठीक है। अगर हमसे अब कोई पूछता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट किसके इक्विवेलेंट है, तो हम इसका जो मास निकाला है वो बता देंगे कि 100 ग्राम्स के, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आसान है। नेक्स्ट है मोल, द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज मोल। ये मैं समझा चुकी हूँ कि जब भी इनके मासेस को हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में, तो उसको हम कहेंगे कि ये मोल है, 1 मोल है। Mole is defined as amount of substance containing equal to the Avogadro's number 6.02 into 10 to power 23, ठीक है। मोल का हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस है, उसके अंदर जो है जो अमाउंट है वो इक्वल है Avogadro's नंबर 6.02 इन 10 to power 23 के, ठीक है। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं।
अब ग्राम एटॉमिक मास एंड AMU, ठीक है, ये दो चीज़ें बता रहे हैं। ग्राम एटॉमिक मास 1 कार्बन एटम, ठीक है, और 1 ग्राम एटॉमिक ऑफ कार्बन 6.02 इंटू 10⁻23। मास इसका 12 AMU है, मास इसका 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि एक कार्बन एटम है, उसका मास, ये थोड़ा सा गलत इन्होंने एरो डाल दिए हैं, ठीक है ना। ये AMU से जो है ना यहाँ पर आएगा, 1 कार्बन एटम जो है ना, ये इसका एरो AMU की तरफ जाएगा। तो 1 कार्बन एटम के अंदर जो मास है 12 AMU है, और जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, इसका तो यहाँ से ही जा रहा है, मगर उसका AMU से जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास यानी 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अब इसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है हमारे पास। तो मास इसका कितना है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन हमारे पास है, मगर पार्टिकल्स कितने होंगे इसके अंदर, 6.02 10⁻23, और ये कहलाएंगे एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अब जैसे हमसे कोई कहता है कि 12 कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो हम कहेंगे 6.02 इंटू 10⁻23, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो हम इसका वेट बता देंगे 12 ग्राम्स। दस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ये बात हमने पढ़ ली थी कि एटॉमिक मास कार्बन का जब एक्सप्रेस होगा ग्राम में, तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होगा। ऐसी मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 ग्राम्स, ठीक है। H1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 सल्फर का लिख लेंगे हम, फिर ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 4 जो 98 ग्राम्स आ जाएगा। तो 98 ग्राम जो है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का वेट जो है वो मास जो है ग्राम में एक्सप्रेस हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम्स के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अभी आ सकता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास, मोल और मास में क्या रिलेशनशिप है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी जो भी सब्सटेंस हमें दिया हुआ है XYZ, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जो भी है, उसका जो नोन मास है वो, यानी कि जो हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, ठीक है। और मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, और उसका जो मोलर मास हम निकालते हैं यानी मॉलिक्यूलर मास, वो हमने उसे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब नीचे देखें फॉर्मूला लिखा है मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम में इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। इस पर कंफ्यूज ना हो कि नया फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये जो ऊपर फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से ये ड्राइव हुआ हुआ है। अब देखें, ये अगर हमें जो चीज़ मालूम करनी होती है ना, उसको हम अकेला कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें मास ऑफ सब्सटेंस यानी नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस मालूम करना है, या मास ऑफ अ सब्सटेंस मालूम करना है। तो अब मास ऑफ अ सब्सटेंस के नीचे क्या लिखा हुआ है, मोलर ऑफ द सब्सटेंस। तो जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है ना, उसको हम अकेला कर लेते हैं। तो अब इसको हटाना होगा हमें, किसको, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस को यहाँ से हटाना होगा। तो मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड में है। तो कोई भी चीज़ जब डिवाइड में होती है तो इज इक्वल्स टू के जब उधर जाती है ना, तो वो अपोजिट में चली जाती है, यानी मल्टीप्लाई में चली जाती है। अब देखें, हम मास ऑफ सब्सटेंस मालूम कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स तो वहाँ पहले से लिखा था, और ये नीचे वाला मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस वहाँ चला गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो ये कोई ऐसी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अगर ये फार्मूला हमें याद होगा नंबर ऑफ मोल्स वाला, तो हम खुद ब खुद मास ऑफ सब्सटेंस का फार्मूला इसमें से बना लेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गए न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 1.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो गिवन हम लिखेंगे कि हमें क्या चीज़ गिवन है न्यूमेरिकल में, 40 ग्राम ऑफ सोडियम। अब हमें कैसे पता चलेगा क्या चीज़ है, हम यूनिट देखेंगे। यूनिट क्या है, ग्राम। ग्राम का मतलब है ये मास है, क्योंकि मास के जो यूनिट होते हैं ग्राम या किलोग्राम वगैरह होते हैं। तो इसका मतलब है मास ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे क्या है, सोडियम है। तो मास ऑफ सोडियम कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम, ठीक है, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज़ हम खुद से गिवन में निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं कि जो मोलर मास होता है या एटॉमिक मास होता है खुद से लिखते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हम खुद से लिखेंगे, नोन होता है, तो हम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 लिख लेंगे, ठीक है, AMU। उसके बाद ये तो गिवन था। रिक्वायर्ड हमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के नंबर ऑफ मोल्स लिख के क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फार्मूला की, क्या फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स का, और फिर सोल्यूशन की हेडिंग डाल के फिर हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आखिर में रिजल्ट की हेडिंग डाल के जो रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे। इसमें तो सिंपल बता दिए, मैं आपको हेडिंग वाइज पूरा न्यूमेरिकल समझा रही हूँ, ठीक है। बाकी जो है वो
मैं नोट्स में डाल दूँगी, तो फिर आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, सॉल्यूशन में हमें गिवन जो है मास ऑफ सोडियम दिया हुआ है, वो हमें पता होता है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम मास ऑफ सोडियम जो है वो हमें 40 ग्राम दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे ये पता नहीं है, नोन नहीं है, बल्कि मोलर मास जो हम निकालते हैं वो नोन होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एटॉमिक मास जो हमने निकाला सोडियम का 23 AMU है, और मास ऑफ सब्सटेंस हमें दिया हुआ था। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का, नोन मास ऑफ सब्सटेंस 40 था, वो पुट किया। मोलर मास 23 था, वो पुट किया। इसके हमने इसको डिवाइड किया और हमारे पास आंसर निकल आया। अच्छा, अब देखें आंसर में नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होगी। जैसे हम कहते हैं ना, हर क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, या वैसे भी हर क्वांटिटी की यूनिट होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स की क्या यूनिट होगी। नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम देखें, इसका फॉर्मूला है ना, तो देखिए ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है। ठीक है, मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम या किलोग्राम। नीचे भी किलोग्राम या ग्राम होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये चूँकि नंबर ऑफ मोल्स रेशियो है ना, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो वो कैंसिल हो गया, तो कोई यूनिट नहीं होता। तो हम आमतौर से मोल की जगह MOL लिख देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया, तो 1.73 मोल्स ऑफ सोडियम हमारे पास आ गए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए क्वेश्चन समझे, व्हाट इज़ द मास। अब हमें क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है, यानी मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस मालूम करना है। ऑफ 4 मोल्स, क्या चीज़ हमें गिवन है, मोल्स दिए हुए कितने, 4। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हमें, और मास ऑफ द सब्सटेंस मालूम करना है, और मॉलिक्यूलर मास तो हम खुद निकालते हैं। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 4 मोल्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास जो है हम खुद निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम खुद निकाल लेंगे। ठीक है, वो लिख लेंगे, हमारे पास 44 आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम रिक्वायर्ड में यानी फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ द सब्सटेंस, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो है मास ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया था, नंबर ऑफ मोल से ही बना हुआ था। मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की जगह सब्सटेंस का नाम लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये उसी फार्मूले से बना हुआ है, और फिर हमने उसके जो है सॉरी उसके हमने जो मासेस थे वो लिख के उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, ईजी है। इन द एंड जो है हम रिजल्ट देख लेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में हेडिंग डलती है एक तो गिवन की, सेकंड रिक्वायर्ड, थर्ड हेडिंग डलती है फार्मूला की। ठीक है, फार्मूला लिखेंगे, और फिर फोर्थ है सोल्यूशन। तो पूरा सोल्यूशन करने के बाद इन द एंड जो रिजल्ट हमारा आया वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो दो न्यूमेरिकल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स के, और दूसरा था ये हमारा मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो एन इटालियन साइंटिस्ट कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ एटम्स। एवोगैड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था कि एटम्स के नंबर को कैलकुलेट किया था कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, या आयंस मौजूद हैं किसी भी एक मोल के एटम मॉलिक्यूल है आयन के अंदर। ठीक है, द वैल्यू इज़ फाउंड टू बी, तो इसने मालूम किया, तो कहा कि जो इसकी वैल्यू है एवोगैड्रोस नंबर की 6.02 इंटू 10⁻23 है। द वैल्यू इज़ एक्सप्रेस्ड बाय n, और उसको हम n से एक्सप्रेस करते हैं, एंड इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर, और उसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा, 32 ग्राम्स के, पीछे हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। सो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन, अब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर पार्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो हम कहेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो किस तरीके से निकलेगा, तो हम 23 यानी सोडियम के मास को क्लोरीन के मास में ऐड कर देंगे, तो ऊपर ही करना था काम गिवन में। ठीक है, 58.5 ग्राम हमारे पास NaCl का आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो हम कहेंगे कि 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम के, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, और 6.02 इंटू 10⁻23 क्लोरीन के। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1.7, सॉरी थोड़ा सा आज जो है वो नींद
भी आ रही है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और मैं रात में आमतौर से रिकॉर्डिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, शोर शराबा नहीं होता, दिन भर में बच्चे वगैरह का शोर रहता है माशाल्लाह घर में। तो इस वजह से रात में थोड़ा-सा पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, तो इसीलिए तो मुझे भी लेक्चर देते हुए बहुत कंसंट्रेशन के साथ मैं लेक्चर पे दे रही होती हूँ और मेरी कंसंट्रेशन डेविएट नहीं होती इधर से उधर ना। तो चलें जी, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं एवोगैड्रोस नंबर का। एग्ज़ाम्पल नंबर 1.7, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब देखें यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम ही मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहे हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हमें जो है मालूम करना है। ये मास ऑफ एटम दिया हुआ है, ठीक है, कैल्शियम एटम है तो नंबर ऑफ एटम्स मालूम करेंगे इसके अंदर। तो गिवन तो हमारे पास दिया हुआ है 9.2 ग्राम यानी मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है। और उसके बाद हम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो भी होगा वो खुद से लिखेंगे, वो हमें याद होना चाहिए, निकालना आना चाहिए, ठीक है। फिर हम उसको निकालेंगे। अच्छा देखिए अब क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना होता है 40। उसके बाद जो है 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम कितना होगा तो उसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे। अब 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंटेन्स, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के अंदर कितने एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। हम कहते हैं हर एटम के अंदर जो है नंबर ऑफ जो उसके एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो कितने हैं, वो एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग द फार्मूला हम एवोगैड्रोस नंबर का यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालते हैं, एवोगैड्रोस नंबर लिख के उसको हम जो भी हमारे पास गिवन मास है उससे मल्टीप्लाई करके फिर जो हमारे पास एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला होता है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.384 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। कह रहे हैं कि आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करें जो कि 8 ग्राम यानी 1 मोल ऑफ C6H12O6 के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हम सोल्यूशन में लिख लेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज हम निकालेंगे, निकला हुआ है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है हमारा 12 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। और ऑक्सीजन का हमारे पास जो है 16 होता है और उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस, अच्छा जो भी डिफरेंट एटम्स होते हैं ना उसके दरमियान प्लस का साइन आता है। जैसे कार्बन है, कार्बन के जो भी एटॉमिक मास था उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया ना, अब हाइड्रोजन के मास लिखने से पहले हम बीच में प्लस का साइन डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 180 आ गया। अब जब इस 180 को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो ये 1 मोल बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, वो हम मतलब हम खुद से निकालते हैं, जो वो हमने निकाल लिया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। अब हमें मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे मालूम होंगे, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से आया है। देखिए हमने लिखा था नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स लिख लें, मॉलिक्यूल्स लिख लें। तो अब हमें जो है ना अगर मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है तो हम इन दोनों को यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास अभी डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और एवोगैड्रोस नंबर जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये हम खुद से चेंजिंग करते रहते हैं। तो अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल्स लिखा और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, टेस्ट योरसेल्फ में दिया है, प्रूव दैट एवोगैड्रोस नंबर इज रिलेटेड टू मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। रिलेशन बताना है मोल का और एवोगैड्रोस नंबर का, पीछे भी हम पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। दूसरा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम ऑफ H3PO4। हमें जो है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं H3PO4 के 30 ग्राम सैंपल के अंदर, ठीक है।
तो नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम ऑफ H3PO4 हो गया। ठीक है, आज फिर हम ऐसा करते हैं, चलिए भी पढ़ लेते हैं केमिकल कैलकुलेशंस क्या होती है केमिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, इन ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल कैलकुलेशंस वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। कह रहे हैं हर तरह की केमिकल कैलकुलेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं। दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन मोल, और ये सारी कैलकुलेशंस किस पे बेस्ड कर रही हैं, अब मोल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जब उसके मासेस ग्राम में एक्सप्रेस्ड होंगे तभी वो मोल के बराबर होगा। इन द सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेशन फर्स्ट मोल्स कैलकुलेटेड देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस कैलकुलेशन की सीक्वेंस में हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, और फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करेंगे। ठीक है जी, चलें यहीं तक रखते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली बग़ैर नागा हुए मैं आपको ये वीडियो सारी डाल दूँ, ताकि आप लोग अपना पढ़ते रहें बैठ के, आपका ज़ाया ना हो टाइम। ठीक है ना, चले जी, सब अपना अपना जो भी होमवर्क है वो कर लीजिएगा और मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं सबका पढ़ती हूँ, सबका देखती हूँ और मैं वेट करती हूँ ना। ठीक है ना, चलें फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा आएंगे और केमिकल कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक जो है वो नया नहीं स्टार्ट करते, यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश करेंगे कल ही स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है। ठीक है ना, तो जब तक के लिए, अब नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।